वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज आज मेरी क्लास का जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयर को लेबर लॉज के अंदर क्या क्या कॉम्प्लाइंसेस करने होते हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, हम लेबर लॉ पढ़ रहे हैं। लेबर लॉ का मतलब है कोई भी एम्प्लॉयर है, अब यदि उस एम्प्लॉयर ने अपने यहाँ पर एम्प्लॉइज लगाए हुए हैं तो उसको बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल, उसके ऊपर बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर वन बाय वन सारे लॉ देखेंगे कि कोई भी एम्प्लॉयर है तो उस बिजनेस एंटिटी पर या एम्प्लॉयर पर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं और वो लॉ कब एप्लीकेबल होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फैक्ट्रीज है। देखो मैंने पहले भी लास्ट या इससे पहले वाली क्लास में आपको फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बताया था। ये कौन से उन किन प्रीमाइसेस पर एप्लीकेबल होते हैं। एनी प्रीमाइसेस, कोई भी ऐसा प्रीमाइसेस जिनमें कि 10 और मोर पर्सन्स विद द एड ऑफ पावर, यानी कोई भी एक ऐसा प्रीमाइसेस जहाँ पे पावर का यूज होके, यानी मशीनरी वगैरह जो है पावर से चल रही है, जहाँ पर पावर का यूज हो रहा है वो कम, वहाँ जहाँ पावर का यूज हो रहा है तो वहां पे कम से कम कितने 10 या उससे ज्यादा पर्सन एम्प्लॉय है किसी भी प्रीमाइसेस में। किसी भी दिन, एनी डे, किसी भी दिन, यदि 12 महीने के दौरान, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पीछे के 12 महीनों के दौरान किसी भी दिन यदि वहां पर जो पावर से काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं कितने 10 या 10 से ज्यादा काम कर रहे हैं उसमें, तो उन पर फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। दूसरा क्या होगा कि यदि उस प्रीमाइसेस में बिना पावर के काम चल रहा है, बिना पावर का मतलब है पावर यूज नहीं हो रही बल्कि मैनुअली काम कर रहे हैं वहां पे एम्प्लॉइज, तो वहां पे कंडीशन क्या है कि उस प्रीमाइसेस में कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए, कम से कम 20 या उससे ज्यादा के एम्प्लॉय। तो कहने का मतलब है यदि पावर का यूज हो रहा है उस प्रीमाइसेस में तो कम से कम यदि किसी भी दिन, एनी डे, देखो यहाँ पे वर्ड में क्या लिखा है, एनी डे। एनी डे का मतलब है पीछे के 12 महीने में किसी भी दिन, एनी डे किसी भी दिन यदि 10 और मोर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तब फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। और यदि विदाउट पावर वहां पर काम हो रहा है, बिना पावर के, और यदि किसी भी दिन 20, 20 और मोर एम्प्लॉइज यदि उस प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं तो उस प्रीमाइसेस का जो भी एम्प्लॉयर उस पर क्या होगा, फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने मोटा मोटा एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की कि फैक्ट्रीज एक्ट ये कौन से एम्प्लॉयर पर एप्लीकेबल होगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जिन एम्प्लॉयर पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एम्प्लॉयर है तो उसे यदि उस पर फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल है तो उसे क्या देखना होगा, जो वर्कर्स उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस एक्ट के अंडर में सेक्शन 11 से 20 तक क्या कहता है, तो उस एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या करना, थोड़ा सा सुविधाएं उसके रखनी होंगी एम्प्लॉइज के लिए, यानी जैसे क्लीनिनेस, सफाई की ओर पे करना, सफाई की ओर ध्यान देना होगा। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का उसकी फैक्ट्री में, यानी जो भी प्रीमाइसेस है वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, एम्प्लॉय जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा है और यदि वहां से कोई वेस्ट वगैरह निकल रहा है तो उसका डिस्पोजल, या जो भी वेस्ट है एफ्लुएंट्स उसका सही तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए, जिससे कि उस फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए वो, उनके लिए हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक ना हो। वेंटिलेशन और टेम्परेचर, डस्ट फ्यूम इनसे रिलेटेड उसको देखना होगा एम्प्लॉयर को। ओवर क्राउडिंग, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन इनसे रिलेटिंग, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, स्पीटन्स, है ना, कि वहां पर थूकने की अच्छी प्रॉपर सुविधाएं हैं एम्प्लॉइज के लिए। तो ये सारी फैसिलिटी एम्प्लॉयर को देखनी होगी। ये तो हमने बोला मेन मेन हेल्थ से रिलेटेड, यानी वर्कर्स की हेल्थ पर, हेल्थ से रिगार्डिंग उसे तो कुछ सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करने होंगे। दूसरा, कुछ सेफ्टी मेजर भी, ये तो है हेल्थ से रिलेटेड, कुछ सेफ्टी मेजर भी, यानी जो वर्कर या एम्प्लॉय मशीनरी पे काम करते हैं तो मशीनरी से रिलेटेड, यानी जब वे मशीनरी को फेस करते हैं तो उसके लिए जो सेफ्टी मेजर है वो भी एम्प्लॉय को अडॉप्ट करने पड़ेंगे, सेफ्टी मेजर को रखने पड़ेंगे। वर्क नियर मशीनरी इन मोशन, यदि कोई मशीनरी है मोशन में है, मूव चल रही, मूवमेंट में है, तो उसके नियरेस्ट यदि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके लिए भी उसको सेफ्टी के पॉइंट्स के व्यू से वहां पर उसको कंडीशन उसी हिसाब से प्रोवाइड करनी होगी एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिशन ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, यदि कोई ऐसी मशीन है बहुत ही डेंजरस कंडीशन, डेंजरस है, यानी उसके का वो मशीन ऐसी मानी जाती है कि काफी डेंजरस है या उससे काफी नुकसान हो सकता है, तो जितने भी यंग पर्सन है तो एम्प्लॉयर जो होगा उन यंग पर्सन को उन मशीनरी पे काम
में एम्प्लॉय नहीं कर सकता, वहाँ पर कुछ उनके लिए प्रोहिबिशन है। स्ट्राइकिंग गियर इन डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, है ना, सेल्फ एक्टिंग मशीन, कैशिंग ऑफ न्यू मशीनरी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, होस्ट एंड लिफ्ट। कहने का मतलब है कि जो मशीनरी, यदि कोई मशीन डेंजरस है या लिफ्ट या इस टाइप के कहीं पे भी काम हो रहा है यदि फैक्ट्री में, तो इन मशीनरी के पास उस एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज के लिए पूरे सेफ्टी मेजर को अडॉप्ट करना होगा, पूरे सेफ्टी मेजर अपने एम्प्लॉयज को देने होंगे। चलिए, ये तो हमने देखा कि हेल्थ से रिलेटेड और सेफ्टी मेजर से रिलेटेड। अब वर्किंग आवर्स, यदि फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होगा तो क्या वर्किंग आवर्स के बारे में भी लॉ एप्लीकेबल? बिल्कुल है। यहाँ पर प्रोविजन क्या कहते हैं, वीकली आवर्स नॉट मोर देन 48 आवर, 48, यानी वो अपने एम्प्लॉय को जो भी काम पर लगाएगा उनसे एक हफ्ते में 48 से ज्यादा के लिए काम नहीं लेगा वो। दूसरा, डेली आवर्स कभी भी 9 आवर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, 9 आवर्स तक ही होंगे डेली जो काम लेगा अपने एम्प्लॉय से। दूसरा, इंटरवल्स फॉर रेस्ट एटलीस्ट हाफ आवर ऑन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। हमने कहा कि डेली 9 आवर्स तक का ही वो काम लेगा अपने एम्प्लॉय से, और यदि अपने एम्प्लॉय से यदि 4-5 घंटे के बाद में, मतलब जैसे वो काम ले रहा है तो 5 घंटे के बाद में कम से कम अपने एम्प्लॉयज को आधा घंटे का उनको रेस्ट का टाइम भी देना होगा। स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन 10.5 आवर्स। अब यदि 9 आवर्स की हमने कंडीशन रखी है, लेकिन क्या ओवर टाइम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्प्रेड हमारे लिए हम 1.5 आवर और प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलो ओवर टाइम वो काम कर सकते हैं। ओवर टाइम सिर्फ 9 आवर्स प्लस 1.5 यानी 10.5 आवर्स तक ही करेंगे, उससे ज्यादा का वो उनसे काम नहीं लेगा। ओवरलैपिंग शिफ्ट प्रोहिबिटेड। ओवरलैपिंग शिफ्ट का मतलब है कि मान लीजिए नाइट शिफ्ट लगाइए, नाइट शिफ्ट के बाद में फिर वो मॉर्निंग शिफ्ट नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं है कि नाइट शिफ्ट मान लिया हम कहें कि रात को, मान ली सपोज करो रात को 11 बजे से मॉर्निंग तक है, तो मॉर्निंग की जो होगी 6 के बाद में होगी, ऐसा नहीं होगी कि 6 से पहले होगी। मान लिया हमने सपोज करो कि हमने जो नाइट की शिफ्ट रखी है वो 11 to 6 रखी है नाइट की, तो जो मॉर्निंग की शिफ्ट होगी वो 6 ओ क्लॉक से होगी, 6 ओ क्लॉक से फिर जो भी टाइम होगा तब तक होगी। ये नहीं होगा कि वो मॉर्निंग की इससे पहले ही शुरू हो जाएगी 6 से पहले, ठीक है। और एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम डबल देन नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। अब यदि किसी एम्प्लॉय से कोई एम्प्लॉयर ओवर टाइम ले रहा है तो उसको उसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी होगी, ओवर टाइम वो काम ले रहा है तो। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM। और यहाँ पर यदि वो उसके फैक्ट्री में यदि कोई वुमेन वर्कर है तो उससे यहाँ पे कंडीशन है कि वो 6 बजे से पहले मॉर्निंग में और 7 बजे के बाद में उनसे काम मिलेगा। चलिए, वर्किंग आवर के बारे में हमने मोटा मोटा ये पढ़ लिया, देख लिया। वेलफेयर मेजर, वेलफेयर के लिए भी गार्निंग उसको कुछ स्टेप लेने होंगे, जैसे वॉशिंग फैसिलिटी रखनी होगी, सिटिंग के लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए सिटिंग के लिए फैसिलिटी रखनी होगी, स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, उनके मान लिया फैक्ट्री में ही मजदूर काम कर रहे हैं तो कम से कम वे अपने कपड़े सुखा सकें, स्टोर कर सकें, उसके लिए भी उनको थोड़ा सा स्पेस देना होगा। फर्स्ट एड अप्लायंसेस भी उसको रखने होंगे। फर्स्ट एड बॉक्स नॉट लेस देन 1 फॉर एवरी 150 वर्कर। यदि उसके फैक्ट्री में 150 वर्कर काम कर रहे हैं तो कम से कम उनके लिए 150 वर्कर के लिए एक फर्स्ट बॉक्स जरूर होना चाहिए। कैंटीन्स में दे आर 250 और मोर वर्कर्स। अब यदि किसी प्रीमाइसेस में 250 या उससे ज्यादा के वर्कर हैं तो उनके लिए कम से कम एक कैंटीन की भी फैसिलिटी उसको देनी होगी। शेल्टर रेस्टरूम्स एंड लंच रूम्स व्हेन दे आर 150 और मोर वर्कर, 150 और मोर वर्कर हैं तो उनके लिए रेस्ट रूम लंच रूम भी देने होंगे। क्रैचेस व्हेन दे आर 30 और मोर वुमेन वर्कर। और यदि उस प्रीमाइसेस में 30 या उससे ज्यादा वुमेन काम करती है तो उनके लिए क्रैच की फैसिलिटी भी देनी होगी, यानी जिससे कि अपने वो जितने भी उनके चिल्ड्रन हैं उन क्रैच में उनको छोड़ सकें। वेलफेयर ऑफिस व्हेन दे आर 500 और मोर वर्कर। और यदि उसके उसमें 500 से ज्यादा वर्कर है तो उनके लिए एक वेलफेयर ऑफिस के लिए भी उनके लिए भी अरेंजमेंट करना होगा। अच्छा, ये वेलफेयर के रिगार्डिंग हमने स्टडी किया है। अच्छा, यंग पर्सन से रिलेटेड भी कुछ रूल फॉलो करने होंगे, बिल्कुल करने होंगे। जैसे मान लिया अब इसमें क्या, यंग पर्सन से यदि जो भी यंग पर्सन, मान लिया कोई भी बच्चा है 14 साल से कम एज का है तो उसके ऊपर क्या है, प्रोहिबिशन है, वो 14 साल से कम एज के बच्चों को जॉब पे नहीं रखेगा।
नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन, और जितने भी नॉन एडल्ट वर्कर यानी 18 साल से कम के हैं उनको टोकन उनको मतलब उनसे वो टोकन लेगा कि वो बिल्कुल अपने काम करने के लिए फिट है। एक तरीके से उनका प्रूफ हो उसके पास होना चाहिए। वर्किंग आवर जो है चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4.5 आवर्स का होता है। नॉट परमिटेड टू वर्क ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, और जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको परमिशन नहीं है कि वो रात में काम करें, तो इस तरीके से वो एम्प्लॉयर उनको रात में काम पे नहीं लगाएगा। एनुअल लीव क्या वो देगा वेजिस के साथ में, बिल्कुल, यानी लीव तो देगा, साथ में उन लीव की वो वेजिस भी देगा। कोई भी वर्कर है हैविंग वर्कड फॉर 240 डेज, यदि कोई भी वर्कर 240 डेज के लिए उसने काम किया है तो कम एट द रेट 1 डे फॉर एवरी 20 डेज, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, यदि किसी वर्कर ने 240 डेज के लिए काम किया है तो हर 20 डेज के लिए कम से कम 1 डे की उसको लीव मिलनी चाहिए। ठीक है। और चिल्ड्रन के लिए क्या है कि यहाँ पे हर 15 डेज के लिए उसे एक 15 डेज के वर्किंग के लिए उसको एक दिन की लीव मिलनी चाहिए। और साथ में जो एक्यूमुलेशन टोटल लीव की हम बात करें, कम से कम यहाँ पे 30 डेज की लीव होनी चाहिए एक साल में। चलिए ये तो हमने बात की है। अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट कब कैसे एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी हमने ये बात की और क्या क्या फिर स्टेप्स एम्प्लॉयर को फॉलो करने होंगे। अच्छा, क्या यदि कोई एम्प्लॉयर इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन फॉलो नहीं करता है, क्या उसके ऊपर पेनल्टी है? बिल्कुल है। अब देखिए पेनल्टी क्या क्या है। अब मान लिया सपोज करो कि वो किसी इस ऐप का कोई भी प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा है, कंट्रावेंशन कर रहा है इस प्रोविजन को एक्ट के, तो उसके लिए क्या है, इम्प्रिजनमेंट कितने साल का, 2 साल का, या फिर फाइन भी लग सकता है कितना, 1 लाख का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने, इसको आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से। वैसे तो आप लोगों के मॉड्यूल में भी है ये। ऑन कंटिन्यूशन ऑफ कंट्रावेंशन, अब यदि उसने प्रोविजन का तो कंट्रावेंशन किया है लेकिन वो फिर कंटिन्यू कर रहा है, वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा है उसको, तो उसके लिए जितना मान ली ये पेनल्टी तो है ही उसके पास, उसके ऊपर ये पेनल्टी तो लगेगी ही, साथ में यदि वो कंटिन्यू रखता है ये कंट्रावेंशन तो हर एक दिन के लिए उसके ऊपर पेनल्टी कितनी होगी, ₹1000 की भी पेनल्टी होगी। अच्छा, ऑन कंट्रावेंशन चैप्टर 4 पर्टेनिंग टू सेफ्टी ऑफ डेंजरस ऑपरेशन, अभी हमने जो सेफ्टी मेजर की बात की है कि मशीनरीज को ऑपरेट करने से रिलेटेड यदि वो उसमें भी कोई कंट्रावेंशन करता है, नहीं फॉलो करता है, तो कम से कम और किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी है, ₹25,000 की। और किसी एम्प्लॉय को यदि सीरियस इंजरीज होती है तो उसके उस वाले केस में उसके ऊपर पेनल्टी कितनी है, ₹5,000 की। अच्छा, किसी उसी तरीके से जैसे हमने ये चैप्टर 4 की सेफ्टी मेजर उसको रखने फॉलो करने होंगे, लेकिन फिर भी वो दोबारा से फिर वही कंट्रावेंशन करता है उन्हीं प्रोविजन को, तो उस वाली केस में उसके ऊपर क्या है, इम्प्रिजनमेंट कितने, 5 साल का, फाइन भी लगेगा, फाइन कितना, जो कि 10,000 से कम नहीं होगा, और जो कि 2 लाख तक भी एक्सटेंड हो सकता है फाइन। ठीक है। अच्छा, अब मान लिया फैक्ट्रीज एक्ट में उसके ऊपर कोई एप्लीकेबल होता है लो, कोई प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, वो फैक्ट्रीज एक्ट में एप्लीकेबल है, तो अब मान लिया उसके ऊपर कोई सर्च आती है और इंस्पेक्टर उसके लिए सर्च के लिए आता है, वो इंस्पेक्टर को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंस्पेक्टर को, यानी इंस्पेक्टर जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसको किसी भी तरीके से रोकता है, तो उस वाले केस में उसके ऊपर क्या है, इम्प्रिजनमेंट है कितना, 6 मंथ्स का है, और फाइन भी कितना है, ₹10,000 का फाइन होगा, या फिर दोनों ही उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। wrongful disclosing result pertaining to result of analysis, और यदि वो गलत रिजल्ट शो करता है तो उस वाले केस में भी उसके ऊपर पेनल्टी कितना, 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट है, फाइन ₹10,000 का, या फिर दोनों ही उसके ऊपर पेनल्टी होगी। For contravention provisions section 41B, 41C, 41H pertaining to compulsory disclosure information by occupiers and specific responsibility of occupier, right of worker to work imminent danger। अब मान लिया वो डिस्क्लोज नहीं करता है, जैसे उसके ऊपर कंडीशन है एम्प्लॉय को दी है, एम्प्लॉय के ऊपर है इसमें कि वो कंपल्सरी डिस्क्लोज करेगा सारी इंफॉर्मेशन, यानी जो एम्प्लॉयर है जो जो वो सेफ्टी मेजर उसने रखे हैं अपनी फैक्ट्री में उनका वो डिस्क्लोज करेगा कि हमने ये ऐसे सेफ्टी मेजर रखे हुए हैं अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए। अब वो डिस्क्लोज नहीं करता है, कंट्रावेंशन करता है प्रोविजन को, तो उसके ऊपर क्या है, इम्प्रिजनमेंट है कितना, 7 साल का, और फाइन भी कितना लग सकता है, 2 लाख का, और यदि वो कंटिन्यू रखता है
तो फिर उसके ऊपर क्या है यहाँ पे ₹5000, यहाँ पे 5000 कर लेना, 5000 हर डे का। इम्प्रिजनमेंट कितना होगा उसके ऊपर, फिर 10 साल का भी लग सकता है यदि वो जो कंट्रावेंशन है कंटिन्यू रहता है 1 ईयर तक, 1 ईयर तक यदि वो कंटिन्यू रखता है तो उसके ऊपर यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी 10 साल का होगा। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया अभी फैक्ट्रीज एक्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मेन